अपनी आवाज में एक खतरनाक तेजी लाते हुए डेमियन ने एक बड़े मौके की बात की जो अब भी उनके हाथ में था, ड्रैगन सोल्जर प्रोजेक्ट। ये एक ऐसा रास्ता था जो मामूली लड़कों को भी कुछ काम का बना सकता था। उसने समझाया कि ये प्रोजेक्ट सम्राट साम्राज्य के जिंदा ड्रैगन की रक्षा के लिए बनाया गया है। इसमें चुने जाने का मतलब था हमेशा के लिए सम्मान पाना और सम्राट लियोन कैवलन और हर खतरे के बीच एक दीवार बनकर खड़े होना। लेकिन इन बड़ी बड़ी बातों के पीछे एक काला सच छिपा था। ये प्रक्रिया बिल्कुल भी शानदार नहीं थी, क्योंकि चुने गए लड़कों के शरीर में अंदर ही अंदर कुछ चीजें डाल दी जाती थीं ताकि उनकी मर्जी खत्म हो जाए और वो बस वफादार बने रहें। इस प्रोजेक्ट का असली मकसद बहादुरी नहीं बल्कि कब्जा था, उन लड़कों को ऐसी कठपुतली बना देना जो कभी बगावत न कर सकें। वो तो अपनी मर्जी से मर भी नहीं सकते थे जब तक उनका मालिक हुक्म न दे। डेमियन ने सम्राट लियोन कैवलन की खूब तारीफ की और उन्हें बड़ा दयालु बताया। उसने जोर देकर कहा कि उन सबको शुक्रगुजार होना चाहिए कि सम्राट ने उन जैसों को जिंदा छोड़ दिया। फिर चीफ इंस्ट्रक्टर ने सबके ऊपर खड़े सम्राट के लिए जोरदार तालियां बजाने को कहा। उसकी आवाज मैदान में कोड़े की तरह गूंजी और उन लड़कों को न चाहते हुए भी तालियां बजानी पड़ी। डेमियन पर नजर रखते हुए यान ने भी सधे हुए अंदाज में तालियां बजाईं, न बहुत धीरे न बहुत जोश में। उसका बस एक ही उसूल था, किसी की नजर में मत आओ, भीड़ में घुल मिल जाओ और बस जिंदा बचे रहो। अचानक एक रंगरूट ने वो भारी सन्नाटा तोड़ दिया और हाथ उठाकर इंस्ट्रक्टर से सवाल पूछने की हिम्मत की। उसकी ये हिमाकत देख डेमियन के चेहरे पर साफ चिड़चिड़ाहट आ गई। जब सबको पता चला कि बोलने वाला रोमन था तो सब दंग रह गए। उसने बिना डरे सीधे पूछा कि क्या सच में ड्रैगन स्क्वाड उनकी जिंदगी में इतनी अहमियत रखता है। जब डेमियन ने चुने जाने वाले सैनिकों की जिम्मेदारियों और नतीजों के बारे में बताना शुरू किया तो यान उसे शक की निगाह से सुन रहा था। उसे लगा कि ये इंस्ट्रक्टर बस एक ताकतवर बेवकूफ है जो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। रोमन का गुस्सा भड़क उठा। उसने अपने दांत पीसे, बाल बिखर गए और गुस्से से उसका चेहरा बिगड़ गया। उसे उन लोगों पर बहुत गुस्सा आ रहा था जिन्हें उसकी ताकत पर शक था, खासकर उन पर जो उसे नीचा समझ रहे थे। पलक झपकते ही रोशनी की एक लकीर हवा को चीरती हुई आई और उस रंगरूट के सीने के पार हो गई। एक पल के लिए रोमन हैरानी से अपने घाव को देखता रह गया, जैसे उसे यकीन ही न हो रहा हो कि ये क्या हुआ। इस अचानक हुए हमले से यान दंग रह गया, पर वो उस तकनीक को पहचान गया, तानिगॉन। ये ऐसी कला थी जिससे उंगलियों से ऊर्जा की गोलियां छोड़ी जा सकती थीं जो बड़ी बारीकी से निशाना साधती थीं। रोमन का शरीर जमीन पर गिर पड़ा और उसकी वर्दी खून से सन गई। ये कहना मुश्किल था कि उसे कितनी गहरी चोट लगी है या वो बचेगा भी या नहीं। बड़े नाटकीय अंदाज में अपना बायां हाथ बढ़ाते हुए डेमियन ने अपना सिर थोड़ा झुकाया और बड़े बेपरवाह अंदाज में रोमन से पूछा कि क्या वो अभी भी जिंदा है। अपनी लाल आंखों से घायल लड़के को देखते हुए डेमियन को रोमन की मुश्किल सांसें सिर्फ एक शोर लग रही थीं। रोमन के मुंह से निकलने वाली हर बात उसके लिए फिजूल थी। जहां डेमियन मन ही मन उन्हें मुफ्तखोर समझ रहा था, वहीं भीड़ में हलचल मच गई। कुछ रंगरूट फुसफुसा रहे थे कि रोमन मर चुका है, तो कुछ उसे खड़े होने के लिए चिल्ला रहे थे। यान जानता था कि वो रोमन का खून बहने से रोक सकता है और उसकी जान बचा सकता है, लेकिन आगे बढ़ने का मतलब था मौत को दावत देना, और डेमियन की नजरों में आने का खतरा बहुत बड़ा था। सबकी उम्मीदों के उलट रोमन लड़खड़ाते हुए खड़ा हो गया। घायल होने के बावजूद उसकी आंखों में गुस्सा भरा था। खुद इंस्ट्रक्टर के हाथों पीटे जाने के बाद अब वो बेइज्जती और गुस्से की आग में जल रहा था। कई लड़कों ने फुसफुसाते हुए रोमन को चुप रहने को कहा,
पर उसने किसी की नहीं सुनी। उसने सिर उठाकर सीधे डेमियन की आंखों में देखा। उसे बार बार मुफ्तखोर कहे जाने पर बहुत गुस्सा आ रहा था। आपा खोते हुए रोमन ने पूछा कि उन लोगों को क्या नाम देना चाहिए जो साम्राज्य के इस सोकॉल्ड कूड़े को एक जगह जमा करते हैं। क्या ये काम और भी घटिया नहीं है? हताशा में रोमन ने उन्हें याद दिलाया कि झुग्गियों में जिंदा रहने के लिए कितनी बेइज्जती सहनी पड़ती है। जैसे ही दो बख्तरबंद सैनिकों ने उसे पकड़ा और घसीटने लगे, वो पीछे मुड़कर अपने उन साथियों पर चिल्लाया जिन्होंने उसके साथ भूख और तंगी झेली थी। इतनी क्रूरता देखने के बाद भी वो लड़के जीना चाहते थे। दो डरे हुए नौजवान एक दूसरे से चिपक गए और गुमसुम होकर डेमियन की उन बातों के बारे में सोचने लगे जो उसने सम्राट और ड्रैगन स्क्वाड के बारे में कही थीं। पर इन तमाम धमकियों के बावजूद यान को इस ड्रैगन सोल्जर प्रोजेक्ट का असली मकसद और गहराई ठीक से समझ नहीं आ रही थी। रोमन की आंखें अंगारे की तरह जल रही थीं। उसने डेमियन की तरफ देखते हुए थूक कर कहा कि अगर सम्राट इतने ही कीमती हैं, तो क्यों न इंस्ट्रक्टर खुद जाकर उनकी रक्षा करें। इस बात को बिना किसी हाव भाव के सुनने के बाद डेमियन ने धीरे से अपनी आंखें बंद की और एक हल्की मुस्कान के साथ उस निडर लड़के को एक ढीठ मुफ्तखोर करार दिया। नीचे से रोमन ने पलटकर जवाब दिया कि अगर वो कॉकरोच है तो वो ऐसा है जो सिर कटने के बाद भी नहीं मरता, एक ऐसा कीड़ा जिसे मिटाया नहीं जा सकता। डेमियन ने अपना हाथ नीचे किया और बड़े सधे हुए अंदाज में अपनी उंगलियां चटकाईं। उस चुटकी की आवाज उस खामोश मैदान में बड़ी डरावनी लगी। रोमन की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे समझ ही नहीं आया कि इस एक इशारे से क्या होने वाला है। उस मामूली से इशारे ने अचानक एक तेज जादुई रोशनी पैदा कर दी, जिसने रोमन के सामने की जगह को घेर लिया और उसकी उलझन बढ़ा दी। उस चमकती रोशनी में से एक क्रिस्टल मोल निकला, गुफाओं में रहने वाला एक छोटा सा जानवर जिसके बाल हीरों की तरह चमक रहे थे। दिखने में तो वो प्यारा था, पर असल में बहुत ही खतरनाक था। हालांकि शिकारी इनके कीमती शरीर के लिए इनका पीछा करते थे, पर वहां खड़ा हर कोई जानता था कि इस जानवर के इतने पास होना कितना खतरनाक हो सकता है। उस क्रिस्टल मोल के पास खुद को बचाने का एक खतरनाक तरीका था, वो एक तेज धमाके के साथ फट सकता था। रोमन ने उस भयंकर रोशनी को अपनी आंखों के सामने महसूस किया और उसका पूरा शरीर दर्द से तड़प उठा। ऊपर से इंस्ट्रक्टर कमांडर डेमियन कैवलन बिना किसी घबराहट के ये सब देख रहा था। उसने पहले ही उस खतरनाक जीव को पहचान लिया था। उस तेज रोशनी के आगे रोमन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो बादलों में तैर रहा हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो जीव वहां आया कैसे। थोड़ी देर बाद वो लड़का फिर से गिर पड़ा। उसके साथियों ने उसे घेर लिया और उठने के लिए चिल्लाने लगे, जबकि डेमियन उसे ऐसे देख रहा था जैसे किसी छोटे से प्रयोग को देख रहा हो। बाकी सब जब उलझन में थे, यान बस एक जगह टकटकी लगाए खड़ा रह गया। जो उसने देखा था वो उस पर यकीन नहीं कर पा रहा था। अपने गिरे हुए साथी को देखकर यान के मन में पछतावा होने लगा, क्योंकि उसकी गलती की वजह से ही वो क्रिस्टल मोल वहां से भागा था। कुछ समय पहले यान को वो अजीब सा जीव एक शौचालय में छिपा हुआ मिला था। उसकी खूबसूरती और कीमत देखकर यान ने किसी को बताने के बजाय उसे अपने पास ही रखने का फैसला किया था। उसने उस छोटे से जीव को अपनी शर्ट के नीचे छिपाकर सीने से लगा रखा था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो जंगली जानवर इस तरह तबाही मचा देगा। यान के लिए, जो पहले एक स्पेशल फोर्स यूनिट का लीडर रह चुका था, असली खतरा वो जीव नहीं बल्कि डेमियन कैवलन था। इसलिए वो मन ही मन दुआ कर रहा था कि इंस्ट्रक्टर की नजरों में उसका नाम न आए। अगर डेमियन को सच पता चल जाता
तो यान को यकीन था कि उसकी जिंदगी उसी मैदान पर खत्म हो जाएगी। ये सोचकर ही उसके हाथ पांव ठंडे पड़ गए और वो वहीं जम गया। इस बीच डेमियन बिल्कुल खामोश था। उसके चेहरे को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल था कि वो इस अचानक हुए हंगामे के बारे में क्या सोच रहा है। आखिर में उसने चुप्पी तोड़ी और रोमन की हिम्मत की फिर से तारीफ की। उसे दोबारा एक कॉकरोच कहा, पर इस बार उसकी आवाज में एक अजीब सी खुशी थी, क्योंकि उसे उस बागी लड़के में दिलचस्पी होने लगी थी। काफी देर तक सन्नाटा रहने के बाद इंस्ट्रक्टर कमांडर डेमियन कैवलन ने हुक्म दिया, बागी रोमन को इसी ग्रुप में रखा जाए। उसकी आवाज में न तो कोई दया थी और न ही गुस्सा, बस एक ठंडी सी हंसी थी, जैसे वो किसी दिलचस्प चीज को बाद में देखने के लिए बचाकर रख रहा हो। भले ही उस हुक्म का जॉन से कोई लेना देना नहीं था, फिर भी उसने राहत की सांस ली और अपनी नजरों को नीचे झुका लिया ताकि कोई उसकी घबराहट न देख ले। उसे बखूबी अंदाजा था कि वो कितनी मुश्किल से बचा है, और ये सोचकर कि उसे सजा नहीं मिली, उसके घुटने खुशी के मारे जवाब देने लगे। दो थके हुए साथियों ने अधमरे से रोमन को अपने कंधों पर उठाया और उसे लेकर चल दिए। ये सब देखते हुए यान धीरे से बड़बड़ाया कि रोमन कितना बड़ा बेवकूफ है, एक ऐसा पागल जिसने एक राक्षस से पंगा ले लिया और सिर्फ किस्मत के भरोसे बच गया। रोमन का चेहरा बिल्कुल सपाट हो गया था, जैसे उसके अंदर की आग बुझ गई हो। उसकी आंखें बिना झपके दूर कहीं देख रही थीं, एकदम खामोश। यान उस चेहरे को पहचानता था। ये हार मानना नहीं था, बल्कि खुद को काबू में रखने की एक कोशिश थी ताकि अंदर चल रहे तूफान को कोई देख न सके। उस किले के अंदर, जहां तगड़े योद्धा जमा होते थे, पत्थर की पुरानी सीढ़ियां अंधेरे की तरफ नीचे की ओर मुड़ रही थीं। उस संकरे रास्ते में बस दीवारों पर लगी मशालें ही जल रही थीं, जिनकी कापती रोशनी में परछाइयां ऐसे नाच रही थीं जैसे वो गलियारा खुद सांस ले रहा हो। इस ज़मीनी रास्ते से इंस्ट्रक्टर कमांडर डेमियन कैवलन बड़े गुरूर के साथ अकेला चला जा रहा था। पत्थर पर उसके जूतों की आवाज गूंज रही थी और वो दिन भर की घटनाओं को याद कर रहा था। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी, जैसे उसने किसी बहुत ही मजेदार खेल का लुत्फ उठाया हो। उसकी सुर्ख लाल आंखें सामने की तरफ टिकी थीं और मशाल की रोशनी में चमक रही थीं। उन आंखों में कोई हमदर्दी नहीं थी, बस चालाकी, क्रूरता और आने वाले वक्त के मजे की उम्मीद थी। सबसे पहले उस खतरनाक इंस्ट्रक्टर ने घायल रोमन को याद किया, और फिर यान को। उसके दिमाग में वो दोनों बस दिलचस्प खिलौनों की तरह थे, ऐसी चीजें जो भले ही टूटी फूटी हों पर उसके काम आ सकती थीं। इस बीच भागने के अपने प्लान को आगे बढ़ाने के लिए यान ने फैसला किया कि वो एक बार फिर तीसरे जोन वाले उस पुराने टॉयलेट की तरफ जाएगा, किले का वो भूला बिसरा कोना जहां न तो गार्ड्स जाते थे और न ही बाकी लड़के। उस पुरानी इमारत के अंदर दीवार में एक संकरी सी दरार थी, जिसे कोई आम आदमी नहीं देख सकता था। उसी छोटे से छेद के रास्ते यान ने इंच करके अपनी आजादी का रास्ता बनाने का सोचा था। जो सुरंग उसने चोरी छिपे खोदी थी, वो दिखने में भले ही कच्ची थी, पर अंदर से काफी जगह थी, इतनी कि एक लड़का घुटनों के बल रेंगते हुए भागने की उम्मीद में बाहर निकल सके। जब यान दोबारा अंदर घुसा, तो उसकी आस्तीन पर मिट्टी लगी थी और वो अपनी लापरवाही को कोस रहा था। इस खतरनाक काम को शुरू किए उसे पूरे 3 दिन हो चुके थे, और वक्त ही उसका दोस्त और उसका दुश्मन दोनों था। नंबर 974 वाला ये लड़का अब 3 दिनों से भागने की तैयारी कर रहा था, पर जल्दबाजी में वो अपना मास्क लाना भूल गया, जो जमीन के नीचे की गंदगी और बदबू से बचने के लिए बहुत जरूरी था। उसे सुरंग को और आगे बढ़ाना था, उसकी कच्ची दीवारों को लकड़ियों के टुकड़ों से मजबूत करना था, और यही काम बार बार करना था। खैर, तमाम खतरों और थकान के बाद भी इन 3 दिनों में कोई बड़ी मुसीबत नहीं आई थी।
ट्रेनिंग और जादू की ताकत की वजह से यान की आंखें अब उस घुप्प अंधेरे की आदी हो चुकी थीं। सुरंग के नए हिस्से में भी वो उन चीजों को देख सकता था जो किसी आम इंसान को नजर नहीं आती। पूरे जोश के साथ यान अपनी कुल्हाड़ी से मिट्टी खोदता रहा। अब उसे रोशनी की कमी से कोई फर्क नहीं पड़ता था, बल्कि ये अंधेरा तो उसका साथ दे रहा था ताकि उसे कोई देख न ले। पिछले 3 दिनों में कोई भी इस पुरानी जगह के पास नहीं भटका था। ये जगह तो सरकारी नक्शों में भी नहीं थी, इसलिए ये किसी ऐसे शख्स के लिए छिपने का सबसे अच्छा ठिकाना थी जो सब कुछ दांव पर लगाकर भागना चाहता हो। जैसे जैसे वो अपनी पैनी कुल्हाड़ी से गहराई तक खोदता गया, यान उन दीवारों के बाहर की अपनी जिंदगी के सपने देखने लगा, आजादी और शायद पुरानी गलतियों को सुधारने का मौका। बस उसे इसी रफ्तार से काम जारी रखना था। तभी एक जोरदार प्रहार के बाद उस छोटी सी जगह में धातु के टकराने की आवाज गूंजी। यान वहीं जम गया। उसे समझ आ गया कि उसकी कुल्हाड़ी मिट्टी या पत्थर से नहीं, बल्कि किसी और चीज से टकराई है। मिट्टी और पत्थरों के बीच से रोशनी की एक हल्की सी किरण फूटने लगी, जिससे उसकी कुल्हाड़ी का कोना चमक उठा। वो छोटी सी किरण उसे अपनी आजादी का पैगाम लग रही थी। यान उस रोशनी को बड़ी हैरानी और खुशी के साथ देखता रह गया। उसके लिए ये सिर्फ एक खोज नहीं थी, बल्कि किस्मत का इशारा था, एक ऐसा रास्ता जो सब कुछ बदल सकता था। दूसरी तरफ मैदान में ड्यूटी पर तैनात ऑफिसर सबकी हाजिरी ले रहा था। नंबर 830, 892 और 920 ने फौरन जवाब दिया। उनकी आवाजें डर के मारे एकदम साफ निकल रही थीं। लेकिन जब ऑफिसर की उंगली नंबर 974 पर पहुंची, तो उसने देखा कि ड्रमों के पास वाली जगह खाली है, जहां अक्सर सब इकट्ठा होते थे। लाल वर्दी पहने उस ऑफिसर की नजर अचानक दूर से आते हुए यान पर पड़ी। उसे शक हुआ और उसने उसे रुकने का हुक्म दिया और टोकते हुए बोला कि उसमें से बड़ी गंदी बदबू आ रही है। ऑफिसर को पक्का यकीन था कि लड़का कुछ छिपा रहा है, इसलिए उसने उसे अपनी टोपी उतारने को कहा। यान एक पल के लिए हिचकिचाया और फिर ऐसे कपड़े ठीक करने लगा जैसे वो सब कुछ सच बताने वाला हो। उसने झूठ बोल दिया कि कूड़ा ले जाते वक्त गलती से एक डिब्बा टूट गया था। जैसे ही वो बोला, उसके कपड़ों से आने वाली गंदगी की बदबू ने आसपास के लोगों का बुरा हाल कर दिया। ऑफिसर को इतनी घिन आई कि उसका चेहरा पीला पड़ गया और वो यान पर चिल्लाते हुए बोला कि यहां से फौरन दफा हो जाओ। यान तो यही चाहता था। अपने गंदे कपड़ों को एक तरफ रखते हुए उसने सोचा कि क्या ये बदबू कभी जाएगी, लेकिन उसे तसल्ली थी कि अब किसी को उस पर शक नहीं होगा। जब वो सुरंग खोद रहा था, तो उसे नहीं पता था कि उसने दीवार के पीछे छिपे किसी गंदे नाले के पाइप को तोड़ दिया है। अब उसे समझ आया कि वो लोहे जैसी आवाज किस चीज की थी। फटे हुए पाइप में से गंदगी का एक अजीब सा ढेर बाहर निकला। यान का मन खराब हो गया और उसने सोचा कि पता नहीं ये लोग कैसा खाना खाते हैं, पर अभी घबराने का वक्त नहीं था। इन सब मुश्किलों के बाद भी यान की तैयारी जोरों पर थी। उसने खंजर, रस्सियां और भागने के लिए जरूरी बाकी सामान पहले ही जुटा लिया था। उसका शरीर भी अब पूरी तरह से तैयार था। कड़ी मेहनत और जादू की मदद से उसने खुद को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बना लिया था। ट्रेनिंग के दौरान ऐसे कई पल आए थे जब उसे लगा कि वो थककर गिर जाएगा, क्योंकि काम इतना ज्यादा था कि वो बेहोश होने की कगार पर पहुंच जाता था। ये सोचते हुए कि उन मुश्किलों ने उसे कितना फौलादी बना दिया है, यान अपने प्लान के आखिरी कदमों के बारे में सोचने लगा। तभी पास के कुछ अजनबियों की फुसफुसाहट ने उसका ध्यान भटका दिया। एक उस्ताद दबी आवाज में गेल नाम के लड़के के बारे में बता रहा था, जिसकी ज़बान सिर्फ इसलिए काट दी गई क्योंकि उसने एक इंस्ट्रक्टर पर हंसने की जुर्रत की थी।
दूसरा शख्स बड़ी घबराहट से ये सब सुन रहा था। यान ने सुना कि एक गार्ड अपने साथी से थोड़ा और सब्र करने को कह रहा था, क्योंकि इंस्ट्रक्टर कमांडर डेमियन कैवलन जल्द ही वहां से जाने वाला था। यान के होठों पर एक मुस्कान आ गई और उसने नए जोश के साथ अपने कपड़े ठीक किए। ये जानकर कि डेमियन वहां नहीं होगा, उसे लगा जैसे किस्मत उस पर मेहरबान है। चुपचाप अपनी ड्यूटी पर लौटते हुए यान ने पक्का इरादा कर लिया। वो इस शानदार मौके को हाथ से नहीं जाने देगा। एक बार फिर वो पुराना कमांडो तीसरे जोन के उस वीरान टॉयलेट की तरफ चल दिया। उसका हर कदम नपातुला और सावधान था। उस पुरानी इमारत के आसपास का मैदान बिल्कुल खाली था। वहां किसी को न पाकर यान एक पल के लिए अपनी आजादी के सपने में खो गया। अंदर घुसते वक्त उसने हिसाब लगाया कि डेमियन के वापस आने में कितना वक्त बचा है। जैसे ही वो अंदर जाने वाला था, उसे एक अचानक आवाज सुनाई दी। पत्थरों पर किसी के चलने की आहट गूंजी। कोई अनजान शख्स इमारत के अंदर से बाहर की तरफ आ रहा था। कदमों की आवाज करीब आती गई, पर अंधेरे की वजह से यान देख नहीं पा रहा था कि वो कौन है। वो एकदम तन गया। उसके दिमाग में बुरे ख्याल आने लगे। क्या लोरेना बेओवुल्फ या डेमियन कैवलन को उसके राज का पता चल गया है? क्या वो पकड़ा गया? आखिरकार अंधेरे में से एक साया बाहर आया। उसे पहचानते ही यान की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो रोमन था। दोनों एक दूसरे को ऐसे देखने लगे जैसे कोई भूत देख लिया हो। रोमन ने यान से उसकी घबराहट की वजह पूछी, जबकि यान ने उल्टा उस पर पीछा करने का इल्जाम लगाया, पर दोनों ही बात को बढ़ाना नहीं चाहते थे। रोमन ने बड़े शांत होकर बताया कि वो कोई जासूसी नहीं कर रहा, उसे बस पास में ही कुछ काम दिया गया था। यान ने फिक्र जताते हुए रोमन की हालत देखी कि चोटिल होने के बावजूद वो चल फिर रहा है। रोमन को अपनी कमजोरी का एहसास अच्छा नहीं लगा और उसने दावा किया कि सुई वाली थेरेपी एक्यूपंक्चर से वो जल्दी ठीक हो गया है। यान ने उसे गौर से देखा। उसे लगा कि रोमन की बातों के बावजूद कुछ तो गड़बड़ है। जिस तरह से वो खड़ा था, उससे साफ लग रहा था कि उसे अब भी दर्द है। जब यान ने कपड़ों से रिसते हुए खून के हल्के निशानों की तरफ इशारा किया, तो रोमन ने उसे बस मुहासे हैं कहकर टाल दिया। यान ने फिलहाल उस बहाने को मान लेना ही ठीक समझा और पुराने टॉयलेट की तरफ मुड़ते हुए कहा कि उसे रात होने से पहले अभी बहुत सारा काम निपटाना है। रोमन के चेहरे पर एक टेढ़ी सी मुस्कान आ गई। उसे यान की बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। उसे लगा यान इस खतरनाक हालात को बहुत हल्के में ले रहा है और उसकी बातें उसे बिल्कुल बचकानी लगीं। रोमन ने जब यान को और गौर से देखा, तो उसे समझ आया कि ये लड़का आखिर क्या करने की फिराक में है। वो फैली हुई मिट्टी, उसका बर्ताव और ये सब छिपाने की कोशिश, सब एक ही तरफ इशारा कर रहे थे कि यान यहां से भागने की कोशिश कर रहा है। ये जानकर रोमन हैरान भी हुआ और उसके मन में एक अनजान सा डर भी बैठ गया। वो आदमी जो अभी कुछ देर पहले ही डेमियन कैवलन से भिड़ गया था, उसने अपना सिर झुकाया और एक डरावनी मुस्कान दी। उसने दबी आवाज में कहा कि अगर उस्तादों को इस छोटे से प्रोजेक्ट का पता चला तो कयामत आ जाएगी। फिर उसने बड़े आराम से पूछा कि क्या यान सच में ये करना चाहता है। यान को उसकी बातों का लहजा बिल्कुल पसंद नहीं आया। यान को गुस्सा आ गया। उसने अपने खंजर पर पकड़ मजबूत कर ली और उसके मन में कड़े फैसले दौड़ने लगे। एक पल के लिए उसने 16th डार्क स्पिरिट को बुलाने और डार्क फाल्कन का शिकार करने की सोची। इससे पता चलता था कि वो इस काम के लिए किस हद तक जा सकता है। रोमन ने तुरंत तेज प्रतिक्रिया दी। उसने गुस्से में अपने दांत दिखाए। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि यान इतना बड़ा कदम उठाने की सोच भी सकता है।
गुस्से के पीछे उसे ये जानने की भी बेचैनी थी कि आखिर ये शांत दिखने वाला लड़का है कौन, जो इतने खौफनाक भरोसे के साथ खंजर चला रहा है। पर यान बाहर से बिल्कुल शांत रहा। वो बस सामने की तरफ देखता रहा, जैसे रोमन की बातें उसके लिए महज शोर हों। उसकी ये खामोशी किसी धमकी से भी ज्यादा डरावनी और ठंडी थी। यान ने अपना सिर थोड़ा झुकाया और ठंडे दिमाग से हालात का जायजा लिया। अगर रोमन को उसका राज पता चल गया है तो उसे रास्ते से हटाना ही शायद इकलौता सुरक्षित रास्ता है। ये ख्याल डरावना जरूर था, पर जिंदा रहने की जंग में भावनाओं की कोई जगह नहीं थी। सन्नाटा तोड़ते हुए रोमन ने पूछा कि आखिर यान जवाब क्यों नहीं दे रहा। यान ने धीरे से अपना सिर उठाया और अपनी आंखें खोलीं। अब उसके चेहरे पर गुस्से की जगह सावधानी और चालाकी थी। हिंसा का वो माहौल छंट गया। रोमन, जो अब भी पूरी तरह सुरक्षित था, उसे लगा कि यान डर के मारे चुप हो गया है। उसने यान को याद दिलाया कि यहाँ से भागने की कोशिश की सजा सिर्फ मौत है, सीधी और साफ। यान को उम्मीद नहीं थी कि रोमन बात को इतनी आसानी से ले लेगा। उसे पता था कि भले ही वो चुप रहने की भीख मांगे, पर राज दफन रहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। एक बार मुंह से निकली बात आग की तरह फैलती है। फिर भी यान को शक था कि रोमन उसकी शिकायत करेगा। रोमन इस बात पर चिढ़ गया और बोला कि अगर यान को उस पर अब भी भरोसा नहीं है तो वो अभी जाकर उस्तादों को सब बता सकता है। यान ने उसकी आंखों में आंखें डालीं और बड़े सधे हुए अंदाज में कहा कि अपने ही साथी का राज खोलना तो सोचा भी नहीं जा सकता। उसकी नजर में गद्दारी करना इस घटिया जगह की क्रूरता से भी ज्यादा नीच काम था। अगले ही पल रोमन का गुस्सा ठंडा होकर कुछ और बन गया। उसने माना कि उसे इस जगह से यान से भी ज्यादा नफरत है और भागने के प्लान का खुलासा करके वो उसी सिस्टम का साथ देगा जिससे वो नफरत करता है। यान को याद आया कि कैसे रोमन मौत के मुहाने पर खड़े होकर भी डेमियन से भिड़ गया था। वो बगावत कोई नाटक नहीं थी, वो एकदम असली थी। अब रोमन की आंखों का गुस्सा थोड़ा नरम पड़ गया। अपनी अकड़ के पीछे उसे घर जाने की बहुत तड़प थी, ऐसी चाहत जिसे वो लाख कोशिश के बाद भी छिपा नहीं पा रहा था। यान फिर से खुदाई करने लगा। अब उसे यकीन था कि रोमन उसे धोखा नहीं देगा। सच तो ये था कि रोमन खुद भागने के लिए यान से भी ज्यादा बेताब था, बस दोनों के तरीके अलग अलग थे। यान ने रोमन को बड़ी गौर से देखा, ये परखने के लिए कि कहीं वो झूठ तो नहीं बोल रहा। वो खामोशी से बस यही जानना चाह रहा था कि क्या वाकई उस पर भरोसा किया जा सकता है। रोमन ने भी उतनी ही गंभीरता से देखा और माना कि उनके हालात इतने सीधे नहीं हैं कि बस चुप रहने या सब बताने के बीच कोई एक फैसला लिया जा सके। उसे अपनी पुरानी लड़ाई याद आई। उसे तब भी लगा था कि यान कोई मामूली लड़का नहीं है, उसमें एक अलग ही तरह की ताकत और तजुर्बा छिपा है। रोमन वो घूंसा नहीं भूला था जो ट्रेनिंग के दौरान यान ने उसे मारा था। उस वार में जो सधापन और ताकत थी वो किसी आम रंगरूप में नहीं होती। अब उसे पक्का यकीन था, अगर उस दिन यान का इरादा कुछ और होता तो रोमन आज जिंदा नहीं होता। यान ने जानबूझकर खुद को रोका था। तब से रोमन हजारों की भीड़ में भी यान को पहचान सकता था। ये कोई खुशबू नहीं थी, बल्कि एक ऐसी मौजूदगी थी जिसे वो आसानी से महसूस कर सकता था। यान उसे हैरानी और थोड़ी चिढ़ के साथ देखने लगा। उसने रोमन से कहा कि वो किसी पीछा करने वाले की तरह बातें कर रहा है। उसे सच में समझ नहीं आया कि रोमन किस महक की बात कर रहा है। हाथ बांधकर यान ने पूछा कि आखिर उसे सुरंग का पता कैसे चला। रोमन ने बड़े आराम से उन निशानों की तरफ इशारा किया जो यान ने अनजाने में छोड़ दिए थे।
उसने ट्रेनिंग ग्राउंड के पत्थरों की तरफ इशारा करते हुए समझाया कि रास्तों पर मिट्टी की धूल जिस तरह जमी थी, वो किसी भी समझदार आदमी के लिए ये समझने को काफी थी कि यहाँ कुछ चल रहा है। उन निशानों को गौर से देखने के बाद रोमन ने अंदाजा लगा लिया था कि कदमों की लंबाई और चलने का तरीका यान के शरीर से बिल्कुल मेल खाता है। अगर कोई ध्यान दे तो ये समझना बहुत आसान था। यान दंग रह गया कि रोमन ने इतनी छोटी छोटी बातों से पूरा प्लान पता लगा लिया। रोमन ने ये भी बताया कि उसने पुराने भागने के किस्सों के कागजात भी देखे थे, वही जो यान पढ़ रहा था। उस वक्त यान ने मान लिया कि रोमन की समझ बहुत तेज है। भले ही वो बाहर से लापरवाह और जल्दबाज लगता हो, पर उसके पीछे एक तेज दिमाग छिपा है। फिर रोमन ने एक बड़ी मांग रख दी, वो भी साथ भागना चाहता था। उसने पूछा कि सुरंग कहाँ निकलती है और बचने के असल में कितने चांस हैं। खाली कमरों के अंधेरे में यान ने पूछा कि क्या वो सच में भागने के लिए तैयार है। रोमन थोड़ा झिझका और बोला कि उसे इतने बड़े फैसले के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। यान ने कहा कि रोमन में बहुत काबिलियत है और अगर वो 10 साल यहाँ रुक जाए तो इस संगठन में बहुत ऊंचे मुकाम तक पहुंच सकता है। जब यान जाने लगा तो उसके मन में एक सवाल आया। उसने पूछा कि रोमन आखिर इस बेरहम जगह पर रहकर किस चीज की हिफाजत करना चाहता है। रोमन की आंखों के सामने बच्चों का चेहरा आ गया। उसे तो अपनी जान का भरोसा नहीं था, उनकी रक्षा क्या करता। उसके पास जो फोटो थी वो जली हुई और काली पड़ गई थी। रोमन को शक था कि क्या 10 साल बाद भी वो उन चीजों को बचा पाएगा जिनका वो फोटो प्रतीक था। यान के पास फालतू बहस का वक्त नहीं था। उसने रोमन से कहा कि जो फैसला करना है अभी करो, कल या परसों तक ये मौका हाथ से निकल जाएगा। रोमन ने एक बड़ा ही गंभीर सवाल किया, क्या उसे सच में पता है कि इन दीवारों के बाहर उनका क्या इंतजार कर रहा है। अंधेरे गलियारे में यान ने बड़े भरोसे के साथ जवाब दिया। फिर रोमन भी बताने लगा कि अगर वो कामयाब हुए तो वो आगे क्या करेगा। हवा में एक नक्शा सा बनाते हुए रोमन ने भागने वालों और उनका पीछा करने वाले उस्तादों के जाल की तुलना की। उसने बताया कि हजारों सेक्टरों में ये मुकाबला कितना गैरबराबर है। उसने हिसाब लगाया कि अगर वो गायब हुए तो सबसे पहले रोमन की ही कमी खलेगी, जिससे वो सबसे पहला निशाना बन जाएगा। अगर यान की बात सही निकली और वो कुछ ही दिनों में भाग निकले तो हो सकता है कि आजादी मिलने से पहले ही उसे मौत नसीब हो जाए। उस छोटी सी बातचीत में यान को एहसास हुआ कि लोग जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं। एक लापरवाह दिखने वाले लड़के के पास भी गहरी प्लानिंग हो सकती है। रोमन की आंखें फटी रह गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यान बहुत होशियार है या पागल। वो समझ नहीं पा रहा था कि हंसे या डरे। उनका प्लान ऐसा था जैसे अंधेरे में तीर चलाना। पर उनमें से एक ने साफ कह दिया कि शिकायत करने का कोई फायदा नहीं, खतरा तो उठाना ही पड़ेगा। जब आखिरी फैसले की बात आई तो रोमन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और मन ही मन डर और उम्मीद को तोलने लगा। काफी देर सोचने के बाद उसने साफ इरादे के साथ आंखें खोलीं। अब कोई और रास्ता नहीं था, यहाँ रुकने का मतलब था बर्बादी। ट्रेनिंग ग्राउंड के आसपास की ऊंची चट्टानों के ऊपर सितारे रात के अंधेरे में तेजी से चमक रहे थे, जैसे वो इन लड़कों की हलचल को खामोशी से देख रहे हों। इंस्ट्रक्टर कमांडर डेमियन कैवलन उसी आसमान के नीचे खड़ा गुनगुना रहा था। वो काफी खुश दिख रहा था और कैडेट्स से बात करने की तैयारी कर रहा था। अपने सहायकों के साथ खड़ा डेमियन बड़े जोश में दिख रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि रात की हवा कितनी ताजा है। अपनी बात शुरू करते हुए डेमियन ने बताया कि उसने सबको इतनी रात को इसलिए बुलाया है क्योंकि उसे एक बहुत जरूरी ऐलान करना है।
हाई लेवल रिक्रूट नंबर 32 कैस बड़े ध्यान से सुन रहा था जब डेमियन ने रात में परेशान करने के लिए झूठी माफी मांगी। उस अंधेरे में उसकी आवाज बड़ी बनावटी लग रही थी। निचले लेवल का रंगरूट नंबर 525 माबिन को पहले ही भनक लग गई थी कि इंस्ट्रक्टर कमांडर डेमियन कैवलन कोई अच्छी खबर सुनाने वाले हैं। वो इतना उतावला हो रहा था कि उससे रहा नहीं जा रहा था। वो कतार में बार बार हिलडुल रहा था, मानो चाह रहा हो कि इंस्ट्रक्टर ये नौटंकी बंद करे और सीधे मुद्दे की बात पर आए। निचले लेवल के रंगरूट नंबर 974 यान ने धीरे से कहा कि अगर चीफ ने इतनी रात को सबको इकट्ठा किया है तो जाहिर है कि इम्तिहान अभी शुरू होगा। उसकी आवाज शांत थी, पर उसके पीछे गहरी सोच चल रही थी। ठंडी रात के नीचे अपनी बात जारी रखते हुए इंस्ट्रक्टर कमांडर डेमियन कैवलन ने संगठन के पहले इम्तिहान के शेड्यूल के बारे में बताया। वो हर शब्द को ऐसे चबा-चबाकर बोल रहा था जैसे कोई बड़ा तमाशा दिखाने जा रहा हो। उसने बड़े ही डरावने और सादे तरीके से नियम समझाए। हर रंगरूट को एक तय जगह पर भेजा जाएगा और अगर वो पूरे एक हफ्ते तक वहां जिंदा बच गया तो वो पास माना जाएगा। न कोई मदद मिलेगी, न कोई बचाने आएगा। बस खुद के दम पर टिके रहना होगा। अपना सिर थोड़ा झुकाए हुए यान बड़े ध्यान से डेमियन की एक एक बात सुन रहा था। वो आने वाली मुसीबत के बारे में हर शब्द को दिमाग में बैठा रहा था और अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दे रहा था। आखिरकार एक बनावटी और बेरुखी भरी मुस्कान के साथ डेमियन ने परीक्षा की जगह का नाम बताया, बदनाम ब्लेड्स के पहाड़, माउंटेन्स ऑफ ब्लेड्स। ये नाम ही इतना डरावना था कि सुनते ही हजारों बेनाम कब्रों की याद आ जाए। यान की नजरें इंस्ट्रक्टर पर टिकी रहीं, पर उसका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। वो उस शापित इलाके को अच्छी तरह जानता था और उसका नाम सुनते ही खून खराबे वाली पुरानी कहानियां याद आने लगीं। एक बार एक कहानी सुनी थी नील नाम के एक साहसी लड़के की, जो अपनी बीमार मां को ठीक करने के लिए जड़ी बूटियां ढूंढने इन पहाड़ों में चला गया था। वो जवान लड़का बड़ा ही हिम्मत वाला था। जाने से पहले उसने अपनी मां को तसल्ली दी थी और बड़े भरोसे के साथ वादा किया था कि वो दवा जरूर लाएगा जिसकी उसे सख्त जरूरत थी। पर वो पहाड़ बड़े बेरहम थे। सफर के दौरान उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे लफ्जों में बयान करना मुश्किल है। फिर भी अपनी आखिरी सांस तक नील अपने वादे पर अड़ा रहा और अपनी मां को ढांढस बंधाता रहा कि सब ठीक हो जाएगा और वो लौट आएगा। उसकी मां अपनी आखिरी सांस तक उसके लौटने का इंतजार करती रही। शायद उस दुखद कहानी में बस एक ही अच्छी बात थी कि उसे कभी पता नहीं चला कि उसके बेटे के साथ आखिर में क्या हुआ था। ब्लेड्स के पहाड़ हर तरह के राक्षसों का ठिकाना थे। गोब्लिन्स जैसे कमजोर जीव तो बस बाहर के इलाकों में भटकते थे, पर जैसे जैसे आप अंदर जाते शिकारी और भी खौफनाक होते जाते थे। उन अंधेरी गहराइयों में ऐसे विशालकाय जीव मिल सकते थे जो किसी को भी चुटकी में मसल दें। वो अपनी इलाके में बड़ी बेरहमी से राज करते थे। सुना है कि उन शापित पहाड़ों की नुकीली चट्टानों और घाटियों में ऐसे खून के प्यासे दरिंदे घूमते हैं जिनके बारे में लोग सिर्फ कहानियों में ही सुनते हैं। इससे भी बुरा ये था कि सबसे गहरे कोनों में ऐसे जीव छिपे थे जिनके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। रंगरूटों का सामना कभी भी ऐसी बलाओं से हो सकता था। और पहाड़ों के बीचों बीच कोई बहुत ही पुरानी चीज बसी हुई थी। ये डरावनी तस्वीर पेश करने के बाद डेमियन ने हल्के से ताली बजाई। उसकी बातों में ताना भरा था जब उसने उन रंगरूटों को देखा जो अब हिम्मत दिखाने के बजाय डर के मारे बेचैन हो रहे थे। वो मन ही मन सोच रहा था कि इन कीड़ों में से कौन 7 दिन बाद भी जिंदा बचेगा। उनकी मौत के ख्याल से ही उसकी लाल आंखों में एक अजीब सी खुशी चमक उठी। पास ही खड़े एक असिस्टेंट ने झुककर उसके कान में कुछ कहा,
कोई ऐसी बात जिसने फौरन डेमियन का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। यान, जो सब कुछ बड़े गौर से देख रहा था, उसने उनकी बातों के कुछ टुकड़े सुन लिए। असिस्टेंट ने बताया कि संपर्क हो गया है और इंस्ट्रक्टर की कहीं और जरूरत है। डेमियन ने आधी खुली आंखों से सुना और सिर हिलाया। वो जो सुन रहा था उससे काफी संतुष्ट लग रहा था। असिस्टेंट की बात खत्म होते ही उसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आ गई, जैसे उसे पहले से ही पता हो कि रंगरूटों के लिए कितनी मुश्किल और मजेदार मुसीबतें आने वाली हैं। ये ऐलान काफी समझते हुए डेमियन ने सभा खत्म की और सबको वहां से जाने को कहा। अपनी टोपी संभालते हुए यान ने अंदाजा लगाया कि चीफ इंस्ट्रक्टर ने अपनी बात इतनी जल्दी खत्म की है तो शायद कोई इमरजेंसी है या शायद वो चिढ़ा हुआ है। चाहे ये नए रंगरूट कितनी भी ट्रेनिंग ले लें, ब्लेड्स के पहाड़ में उनके बचने की उम्मीद बहुत कम थी, खासकर तब जब इंस्ट्रक्टर ऊंची जात वाले सीनियरों का साथ देते थे। तभी यान की सोच एक औरत की तेज आवाज से टूटी, जो हटने के लिए कह रही थी। रंगरूटों ने तुरंत कतार छोड़ दी और अपनी नजरें झुका लीं। जैसे ही लेडी लोरेना बेओवुल्फ वहां से गुजरीं, उनके दबदबे के आगे वहां खड़े बाकी छोटे लेवल के रंगरूट बिल्कुल मामूली लगने लगे। अपनी टोपी और नीचे करते हुए यान ने उस मशहूर हस्ती को गौर से देखा। वो इस संगठन की सबसे बड़ी पहचान थीं, जिनसे सब प्यार भी करते थे और जिनसे सब थरथर कांपते भी थे। लोरेना बेओवुल्फ जैसी बड़ी शख्सियत भी इस रात की सभा में आई थीं। यान ने मन ही मन दुआ की कि वो उसकी तरफ देखे बिना बस निकल जाएं। पहले तो वो अपनी ही सोच में डूबी हुई वहां से ऐसे निकली जैसे रंगरूट कोई चलते फिरते नजारे हों, जिन पर ध्यान देने की जरूरत न हो। फिर यान के डर के मुताबिक लोरेना बेओवुल्फ ने अचानक उसकी तरफ देखा। उनकी आंखें ऐसे सिकुड़ गईं जैसे उन्होंने उसे पहचान लिया हो। वो उसे ऐसे देख रही थीं जैसे कोई साया देख लिया हो। उनके चेहरे पर एक पल के लिए हैरानी छा गई, जैसे उन्होंने जिंदा लोगों के बीच किसी रूह को देख लिया हो। यान का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके एक पल के लिए उनसे नजरें मिलाईं और फिर झुका लीं। उसे पता था कि वो पकड़ा गया है। भले ही लेडी लोरेना रुकी नहीं और आगे बढ़ गई, पर यान को महसूस हो गया कि हालात अब और भी खराब हो चुके हैं। पत्थरों पर अपनी लंबी परछाई को देखते हुए उसने खुद को बार बार समझाया कि डरने का कोई फायदा नहीं है, चाहे जो हो जाए वो यहां से भाग कर रहेगा। अपने पास खड़े रोमन की तरफ मुड़ते हुए यान ने धीरे से पूछा कि क्या उसने सारा इंतजाम कर लिया है। रोमन ने पक्का किया कि हर एक चीज का ध्यान रखा गया है। यान को अभी भी यकीन नहीं हुआ। उसने सामने खड़े पत्थर के तलवार वाले स्मारक की तरफ इशारा किया और रोमन से उसे गौर से देखने को कहा। रोमन ने भौहें सिकोड़ी, उसे वहां कुछ खास नजर नहीं आया। जब यान ने कहा कि कल के बाद रोमन को उस अजीब स्मारक को दोबारा कभी नहीं देखना पड़ेगा, तो रोमन का चेहरा एकदम से बदल गया, जैसे उसे सब समझ आ गया हो। यान ने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि डेमियन के असिस्टेंट ने जो खबर दी थी उसका क्या मतलब है। पहला इम्तिहान शुरू होने से पहले डेमियन को खुद शाही महल जाकर सम्राट लियोन कैवलन को परीक्षा की पूरी जानकारी देनी थी। भले ही डेमियन को वहां जाना बिल्कुल पसंद नहीं था, पर सम्राट का हुक्म टालना नामुमकिन था। उसे जाना ही पड़ा। अब जब चीफ इंस्ट्रक्टर वहां नहीं था, तो उनके भागने का सबसे बड़ा कांटा हट चुका था। आज रात ही वो अपना मौका आजमाएंगे। जेल के एक अंधेरे कमरे में मशाल जलाई गई, जिसकी कापती रोशनी लोहे की सलाखों पर पड़ रही थी। एक गार्ड ने रंगरूट नंबर 220 को आवाज दी, जिसने तुरंत जवाब दिया। गलियारे से गुजरते हुए इंस्ट्रक्टर ने गौर किया कि नंबर 231 को पहले ही खत्म किया जा चुका था, जबकि 256 अभी जिंदा था।
रंगरूटों की लिस्ट देखते हुए इंस्ट्रक्टर की उंगली आखिरकार नंबर 274 तक पहुंच गई। लाल कपड़े पहने वो गार्ड यान के पिंजरे के सामने रुका और चिल्लाकर उसे जल्दी जवाब देने को कहा। उसका लहजा ऐसा था जैसे वो इंसानों को नहीं, कीड़े मकोड़ों को गिन रहा हो। लिस्ट से नजरें हटाए बिना ही इंस्ट्रक्टर ने कैदी का नाम और नंबर दोहराया। वो बड़ी लापरवाही से सलाखों की तरफ पीठ करके खड़ा था। उसे पता ही नहीं चला कि उसके पीछे अंधेरे से दो हाथ बाहर निकल रहे हैं। एक ही झटके में यान ने उस इंस्ट्रक्टर को जकड़ लिया और फुसफुसाते हुए कहा कि भागने का काम वो, रोमन और दो और लोग अब शुरू हो चुका है। अगली गश्त आने वाली थी, इसलिए नंबर 274 ने अपने साथियों से कहा कि इससे पहले कि कोई और आए, इस बेहोश इंस्ट्रक्टर को कहीं छिपा दो। पास ही खड़े टॉड और जेक तुरंत मामला समझ गए। बिना देर किए उन्होंने उस इंस्ट्रक्टर को पकड़ा और सबूत मिटाने के लिए उसे घसीट कर ले गए। यान की बातों को याद करते हुए रोमन मदद के लिए दो और लड़कों को ले आया। हालांकि यान को उन पर शक था, पर रोमन ने उसे भरोसा दिलाया कि वो लड़के वफादार हैं। कमरे से बाहर निकलते वक्त रोमन ने धीरे से पूछा कि क्या यान इन नए लड़कों को चारे की तरह इस्तेमाल करने वाला है। अगर ऐसा है तो वो उन्हें छोड़कर नहीं जाएगा। टॉड और जेक ने रोमन को तसल्ली दी कि उनका पकड़े जाने का कोई इरादा नहीं है, वो बाकी सबके साथ अपनी जान दांव पर लगाने को तैयार हैं। यान उनकी हिम्मत समझता था, पर अगर उनकी जरा सी भी आवाज बाहर गई तो सब खत्म हो जाएगा। यान, जो इस डरे हुए ग्रुप को लीड कर रहा था, उसके चेहरे पर पक्का इरादा दिख रहा था। उसने अपने साथियों को हुक्म दिया कि बस सामने देखते रहें और बिल्कुल न डगमगाएं, चाहे उनके मन में कितना भी शक क्यों न हो। वो चारों उन बड़े और कसकर बंद दरवाजों की तरफ बढ़ रहे थे और उनके कदमों की आवाज गलियारे में गूंज रही थी। तभी उन भारी दरवाजों के पीछे से उस जवान रंगरूट ने अचानक अपने उन साथियों को आवाज लगाई जो डर के मारे भागने ही वाले थे। उन भारी दरवाजों के ठीक सामने खड़े होकर यान ने दबी हुई पर साफ आवाज में समझाया कि इन्हें अकेले खोलना मुमकिन नहीं है। इसीलिए उसे इस मुश्किल काम के लिए यहाँ मौजूद हर एक मददगार की जरूरत थी। उनके बनाए हुए उस अजीब से प्लान के मुताबिक उस घुटन भरे हॉस्टल से बाहर निकलने और दूर बने टॉयलेट तक पहुंचने का बस एक ही रास्ता था, रास्ते में आने वाले उन भारी दोहरे दरवाजों का ताला खोलकर उन्हें धक्का देना। लेकिन बिना किसी मुसीबत के उन्हें खोलने के लिए भागने वालों को जमीन पर बने दो खास निशानों पर बिल्कुल सही तरह से पैर रखना था। दीवारों के अंदर छिपे सिस्टम को चालू करने के लिए ये दोनों ही बहुत जरूरी थे। जब छिपे हुए सिस्टम से दरवाजे चालू हो जाएं, तो उनमें से किसी एक को पीछे ही रुकना पड़ेगा ताकि वो अंदर वाला स्विच पूरी ताकत से दबाए रखे और रास्ता खुला रहे। किले जैसी उस जगह से भागने के अगले कदम में दो और लड़कों को तेजी से अंदर जाकर बाहर वाला स्विच दबाना था। इससे ये पक्का हो जाता कि बाकी साथी दरवाजे बंद होने से पहले बाहर निकल पाएं। यान अच्छी तरह समझता था कि अकेले भागना नामुमकिन है। वहीं रोमन, जो पहले से ही घबराया हुआ था, उसने फुसफुसाते हुए जेक से पूछा कि क्या वो तैयार है। उसने वादा किया कि वो सही वक्त पर इशारा करेगा और अपनी पूरी ताकत लगा देगा। ठंडे पत्थर की जमीन पर बने निशानों पर अपने जूते मजबूती से जमाते हुए भागने की इस कोशिश में लगे लड़कों ने अपनी सांसें रोक लीं। वो अपनी पूरी जान लगा रहे थे कि शायद वो पुराने दरवाजे उनकी मिलीजुली कोशिश से खुल जाएं। कुछ सेकंड बड़े भारी गुजरे और चारों तरफ सन्नाटा छाया रहा, पर वो ऊंचे दरवाजे अपनी जगह से टस से मस नहीं हुए। ऐसा लग रहा था जैसे वो उन चारों लड़कों का मजाक उड़ा रहे हों जो डर के साये में वहां खड़े थे। फिर आखिरकार एक जोरदार गड़गड़ाहट के साथ गलियारा गूंज उठा। जो लड़के आजादी के लिए तड़प रहे थे वो कामयाब हुए।
वो बड़े दरवाजे धीरे धीरे खुले और उनके सामने एक अनजाना रास्ता खुल गया। यान बिना रुके आगे बढ़ा और उसने टॉड को पीछे आने का इशारा किया। रोमन और जेक को स्विच पर ही रुकना था। हालांकि रोमन ने पूछा कि उन्हें कितनी देर तक वहां इस खतरे में खड़ा रहना पड़ेगा। नंबर 974 यानी यान अपने इरादे का पक्का था। उसने पीछे मुड़कर अपने डरे हुए साथियों को देखा तक नहीं, बस इतना भरोसा दिलाया कि रास्ता साफ होते ही वो साफ इशारा कर देगा। यान के अंदर अंधेरे में गायब होते ही वहां सन्नाटा छा गया। वो रास्ता एकदम वीरान और अंधेरे में डूबा हुआ था, जिसे देखकर पीछे रुके तीनों लड़के घबराने लगे। रोमन सामने के उस अंधेरे रास्ते को टकटकी लगाकर देखता रहा। यान की तरफ से कोई खबर न मिलने की वजह से उसका सब्र जवाब देने लगा और उसका भरोसा डगमगाने लगा। वो खामोशी बहुत लंबी और घुटन भरी होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरा जिंदा हो और उन तीनों को घेर रहा हो। वो आजादी की उम्मीद और धोखे के डर के बीच कांप रहे थे। अचानक बिना किसी चेतावनी के वो भारी दरवाजे धमाके के साथ बंद हो गए। उस आवाज से रोमन की बची खुची उम्मीदें भी टूट गईं और उसका मन कड़वाहट से भर गया। गुस्से और बेइज्जती से तिलमिलाए रोमन ने उस लाल दरवाजे पर अपनी मुट्ठी दे मारी। वो यान को गालियां देने लगा और गुस्से में भरकर उसे धोखेबाज कहने लगा। दरवाजे पर बार बार वार करते हुए गुस्से में रोमन बोला कि यान ने शायद शुरू से ही उन्हें छोड़ने का मन बना रखा था। उसकी बातों में चोट खाया हुआ गुरूर और शक साफ दिख रहा था। यान के चेहरे को याद करते हुए रोमन खुद को कोसने लगा कि वो उसे पहचान नहीं पाया। तभी अचानक एक जानी पहचानी आवाज ने उसके ख्यालों को तोड़ दिया। यान उसे जल्दी साथ आने के लिए बुला रहा था। दरवाजे की दरार के पास झुककर रोमन ने अंधेरे में झांकने की कोशिश की। उसे एहसास हुआ कि वो दबी हुई आवाज किसी और की नहीं बल्कि खुद यान की है। दरवाजे के उस पार नंबर 274 का साया एक पल के लिए दिखा। उसने रोमन को याद दिलाया कि कैसे उसने उसे सब्र रखने को कहा था, भले ही तब ये नामुमकिन लग रहा था। अगले ही पल दरवाजे चरचराहट के साथ फिर से खुले और यान उन तीनों के सामने आ खड़ा हुआ। उसने रोमन की वो कड़वी बातें सुन ली थीं कि उसने उन्हें धोखा दिया है। यान के कपड़ों पर खून के धब्बे देखकर उसके साथी घबरा गए। उन्होंने पूछा कि आखिर क्या हुआ और टॉड कहाँ है। यान ने शांत होकर उन्हें खुद को संभालने को कहा और बताया कि एक अचानक आई मुसीबत की वजह से उसे देर हो गई। उस जवान लड़के ने माना कि उसका इरादा तो बस चारे में नींद की दवा मिलाकर खतरे को शांत करना था, पर प्लान बुरी तरह फेल हो गया। ये सुनकर रोमन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। जैसे जैसे वो सावधानी से आगे बढ़े, उन्हें एक भेड़िए की बड़ी सी लाश जमीन पर पड़ी मिली। उसका जबड़ा खुला हुआ था, जिससे उसके चमकीले और बड़े दांत दिख रहे थे, जो उस खतरनाक लड़ाई की गवाही दे रहे थे। यान ने बताया कि वो खूंखार जानवर उम्मीद से कहीं ज्यादा खतरनाक निकला और उसे उससे बुरी तरह लड़ना पड़ा। रोमन उसके आकार को देखकर हैरान था, पर यान ने उसे अनसुना किया और कहा कि बिना देर किए चलते रहो। कुछ देर आगे बढ़ने के बाद भागने वाले वो तीनों लड़के आखिरकार उस पुराने टॉयलेट तक पहुंच गए। उन्हें बड़ी राहत मिली कि अब तक सब कुछ यान के बनाए हुए प्लान के हिसाब से ही चल रहा था। दीवार की एक पतली सी दरार से, जिसे यान ने पहले ही बना रखा था, वो बाहर की दुनिया देख पा रहे थे। ट्रेनिंग कैंप की उस घुटन भरी दीवारों के बाहर का नजारा उनके सामने था। शाम हो चुकी थी और सूरज ढले काफी वक्त बीत गया था। बाहर सब कुछ सुनसान और डरावना लग रहा था और रात के अंधेरे में पेड़ों की चोटियां गायब होती जा रही थीं। तभी अचानक जमीन कुछ अजीब सी हिलने लगी। अगले ही पल मिट्टी के नीचे से एक इंसान का हाथ बाहर निकला,
जिसे देखकर उन लड़कों की चीख निकल गई। यान सबसे पहले बाहर कूदा और सावधानी से आसपास देखने लगा कि क्या वो सही दिशा में बाहर निकले हैं। उधर रोमन चिल्लाकर टॉड और जेक से कह रहा था कि उसे मिट्टी से बाहर खींचें। पास की एक पहाड़ी पर चढ़कर यान ने दूर दूर तक देखा कि कोई पीछे तो नहीं आ रहा। फिलहाल वहां कोई नहीं था, पर रोमन बड़ी बेचैनी से उसके पास आया। वो इस बात से परेशान था कि वे इतनी जल्दी बाहर कैसे आ गए। नंबर 274 अपनी नजरें उस खूबसूरत नज़ारे से हटा नहीं पा रहा था। उसने भरोसा दिलाया कि अब काफी वक्त बीत चुका है और वे पकड़ने वालों से काफी दूर आ गए हैं। हालांकि रोमन को अब भी शक था। तारों से भरे आसमान को देखकर वो जैसे खो सा गया था। उसने धीरे से कहा कि उस जगह से भागने के बाद कितना वक्त गुजर गया है। उनके चारों तरफ एक शानदार जंगल फैला था और दूर पहाड़ दिख रहे थे। यान ने एक लंबी सांस ली। उसने सोचा कि कितने समय बाद वो ऐसी ताज़ा हवा में सांस ले रहा है, जहां ट्रेनिंग ग्राउंड का वो सख्त अनुशासन नहीं है। जब उसके तीनों साथी पीछे आकर खड़े हुए तो रोमन ने पूछा कि क्या वहां से निकलने के बाद अब सब खत्म हो जाएगा। पर यान ने उसे सख्ती से टोकते हुए कहा कि अभी ढीले मत पड़ो, असली मुसीबत तो अब शुरू हुई है। इलाके पर एक पैनी और सधी हुई नजर डालते हुए उस जवान लड़के के चेहरे पर पूरा भरोसा दिख रहा था। उसे यकीन था कि ये छोटी सी आजादी तो बस एक बहुत बड़ी लड़ाई की शुरुआत है।